The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, all of you. आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। मैंने टैली का ओपन किया हुआ है, टैली स्क्रीन, एंड वॉइस इज ऑडिबल। आई होप मेरा वॉइस आप सुन सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली डॉट ERP9। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर आज जो सीखेंगे वो है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो फीचर्स हैं टैली डॉट ERP9 में, उसका क्या यूज है, उसके यूजेस से किस तरीके से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके के हम लोग इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टैली। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली डॉट ERP9। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक समझ लेंगे कि व्हाट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है कि इंटरेस्ट इज ए लेजिटिमेट रिटर्न ऑन मनी or money and invested and chargeable in the business world on loans and also on delayed payments। ठीक है। मतलब क्या है कि इंटरेस्ट का कब हम लोग यूज करते हैं, जब हमें कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी बिजनेस पर्पस में लोन लिया गया है या दिया गया है और उसका अगर लेट पेमेंट हो रहा है तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग देख सकते हैं। टैली में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो देखेंगे वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं हमारे, बेसिकली लोन्स जो हमारे हैं टैली में या अकाउंटिंग में, जब हम लोग लोन्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और बैंक नॉर्मली बैंक भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर बैंक में सेविंग अकाउंट है या कुछ इन्वेस्टमेंट है बैंक में तो उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों चीजों के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे टैली में।
तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, टैली के ऊपर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। एक हम न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और उस कंपनी में हम लोग किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम रख लेते हैं जयप्रकाश ट्रेडर्स। ठीक है, कंट्री इंडिया, स्टेट ले लेते हैं कर्नाटका, एंड फाइनेंशियल ईयर 1/4/2018। ठीक है, ये हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। अब जैसी कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर हमारा अकाउंटिंग फीचर है। सो फॉर दिस वी हैव टू प्रेस F11 अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर में हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर, ये दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें एडवांस पैरामीटर को भी सेट करना है। इस वजह से हमने ये दोनों ही फीचर को हमने यस कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अकाउंटिंग लेजर्स ग्रुप लेजर्स क्रिएट करेंगे, साथ में हम इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे और साथ में ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या इंटरेस्ट अमाउंट इसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, डेटर्स का लेजर। ठीक है, डेटर्स या क्रेडिटर्स किसी के ऊपर भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक डेटर्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से इंटरेस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो the data's name is Apex Computer. Okay, Apex Computer now comes under sundry debtors। sundry debtors के अंदर इसको हम रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस किया एंड फाइनली आगे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हमने यस किया। ठीक है, जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटरेस्ट पैरामीटर्स। ओके, इंटरेस्ट पैरामीटर ओपन होके आ गया आपके पास। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शंस पहला ऑप्शन है, उसको हमें एक्टिवेट करना है या नहीं करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ रहा है इंक्लूड इन ट्रांजैक्शंस डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, फॉर अमाउंट्स एडेड एंड फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, इसको भी हम यस या नो करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेट, इंटरेस्ट रेट डिफाइन करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन को कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शंस, अगर इस फीचर्स को अगर हम नो रखें तो हमें एडवांस पैरामीटर्स जो हैं या एडवांस इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। हम यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट डिफाइन किया। ठीक है, इंटरेस्ट स्टाइल आ गया हमारे पास 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर, ये इंटरेस्ट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे ईयरली बेसिस पे हो सकता है, तो हम यहाँ पर दोनों ईयर में से कोई भी एक ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैलेंडर ईयर या 365 डे ईयर कर लिए। इसके बाद आ रहा है हमारा इंटरेस्ट बैलेंस, ऑल बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो इनमें से हमारे डेटा है तो डेबिट बैलेंस हम सिलेक्ट करेंगे और एप्लीकेबल फॉर्म और कब तक एप्लीकेबल है वो डेट हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एडवांस लेवल पे कुछ भी ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आया कि हमारे पास आया 5% हमने रेट दिया, रेट का ऑप्शन आ गया। इंटरेस्ट स्टाइल, टोटल 4 इंटरेस्ट स्टाइल होता है, 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ एंड कैलेंडर ईयर, ये ड्यूरेशंस के लिए हमें यहाँ पर असाइन करना पड़ता है। ठीक है,
तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम अगर मंथली मानते हैं कि हमें मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 5% पर मंथ, तो 30 डे पर मंथ के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर महीने 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 365 डे ईयर, ये मतलब पूरे ईयर में 365 डे मानता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ना हो। ठीक है, अगर कैलेंडर मंथ लेते हैं तो कैलेंडर मंथ में जो मंथ 30 अप्रैल का होगा वो 30 अप्रैल के हिसाब से लेगा, ये 30 मंथ के अकॉर्डिंग लेगा। जो 31 लाइक अप्रैल है 30, तो 30 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और 31 मई में है तो 31 डे के अकॉर्डिंग कैलेंडर मंथ का मंथ अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से ये मंथ को कैलकुलेट करेगा। एंड कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करता है। तो ये इंटरेस्ट स्टाइल हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या ऑल बैलेंस, हमने यहाँ पर डेबिट बैलेंस सेट किया था, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे, कुछ अमाउंट डाल देते हैं, ओपनिंग बैलेंस सपोज हमने डाल दिया 50,000 डेबिट बैलेंस, और हमने यहाँ पर क्या किया, डेट दे दिया, सपोज 31 मार्च है, ठीक है हम यही मान लेते हैं। ठीक है, AC-001, और ड्यू डेट भी अगर हमने 10 दिन का दे दिया एंड सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक लेजर हमने क्रिएट किया, ठीक है, एपेक्स कंप्यूटर के नाम से, और उसमें हमने क्या किया, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई भी ऑप्शन, कोई भी पैरामीटर्स को एक्टिवेट किए बिना हमने सिर्फ बेसिक ऑप्शन पे जाके हमने बेसिक ऑप्शन अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ हमने क्या किया, कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लिए, ठीक है, और साथ में हम इसके बिल रेफरेंस और 10 दिन का क्रेडिट डेज भी हमने अलाउ कर दिया, और अलाउ करने के बाद हमने एक अमाउंट देके हम इसको सेव कर लिया। अब अगर हम चाहें इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट देखने के लिए कितना कैलकुलेट हो रहा है तो हम देख सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल में देखिए करंट एसेट्स आ रहा है 50,000 डेबिट एंड 6 रुपीज 85 रुपीज का वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दिन का ये इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमने ड्यू डेट यहाँ पर डिफाइन किया था उसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये बिल डेट के अकॉर्डिंग क्या किया, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके सपोज हमने 30 अप्रैल तक का अगर देखेंगे पूरे एक महीने का इंटरेस्ट, तो 30 डे का पूरा इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है 205 रुपए 48 पैसे। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, टैली में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, हर दिन का डे का हिसाब होता है, मंथ का हिसाब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डेज का ये इन्होंने क्या किया, 205.48 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि और इसने एक चीज यहाँ पर आपने देखा होगा, जो 10 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड दिया था उसको इग्नोर कर दिया। उसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि हमने जब इंटरेस्ट को डिफाइन किया था कोई भी एडवांस पैरामीटर सिलेक्ट नहीं किया था, और इस वजह से इसने क्या किया, इग्नोर कर दिया जो हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था इस पार्टी के लिए। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये तो हमने बेसिक ऑप्शन समझ लिए कि बेसिक ऑप्शन क्या है। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक में कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि अगर कुछ भी अगर आपको लगता है किसी चीज में अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एडवांस पैरामीटर की चीजों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हमें करना है, और उसके ऊपर हम पैरामीटर्स भी सेट करना है। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शंस, हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया, एंड ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स, इन दोनों को भी ऑप्शन को हम सेट कर लिए। देखिए ओवरराइड एडवांस पैरामीटर एंड ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इन दोनों को यस करने से क्या हो गया कि हम अब इंटरेस्ट को ट्रांजेक्शन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर सपोज इसको नो कर देते हैं तो हमारे पास ओवरराइड पैरामीटर्स का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब ओवरराइड हम नहीं कर सकते। जो पैरामीटर हम यहाँ पर सेट करेंगे इस पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन अगर आप ट्रांजेक्शंस में इनको सेट को, इन ऑप्शन को चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड पैरामीटर्स
इन दोनों को आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से हम वही ऑप्शन को यूज करते हैं, 5% ले लिया हमने 365 डे ईयर के अकॉर्डिंग, डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए एडवांस पैरामीटर हमारे पास ओपन होके आ गया, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन। इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन में दो ऑप्शन होता है, एक होता है ऑलवेज और एक होता है पास्ट ड्यू डेट, ठीक है। अब इन दोनों का ही हम यूज समझेंगे, किस तरीके से यूज करते हैं इसको भी आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम दिखाएगा, कब से आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या कर दिया, आपको चार ऑप्शन दे दिए कि आप इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को सेट कर सकते हैं जहां से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। हम वन बाय वन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नीचे से देखते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जिस डेट पे आपने ट्रांजेक्शन किया है, अगर उसी डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम अगर परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे जो भी ड्यू डेट देंगे उसको इग्नोर कर देगा, इंटरेस्ट उसको इग्नोर कर देगा, और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जिस दिन ट्रांजेक्शन डेट है, ठीक है, उसको यहाँ से वो कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो भी आपने परचेज या सेल के टाइम पे इनवॉइस में ड्यू डेट दिया हुआ है उसके मार्जिन को वो कैलकुलेट करेगा, और उसके मार्जिन के बाद ही ये क्या करेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। लाइक अगर आपने 10 डेज का ड्यू डेट दिया हुआ है तो ये 10 डेज के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, अगर आपने एंट्री के टाइम पे कोई डेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जो होता है वो हम यूज करते हैं पास्ट ड्यू डेट के साथ। ये भी हम यहाँ पर समझ लेंगे कि पास्ट ड्यू डेट के साथ हम कब कब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेते हैं, इसको लेके अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और करने के बाद अगर हम इस ऑप्शन को सेव करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 डेज का ओवरड्यू डेज दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर फिर से पूछ रहा है, डेबिट बैलेंस ऑलवेज, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ले लीजिए एंड सेव। अब आप अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखेंगे कि कितना हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है तो देख सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रिसीवेबल। अब देखिए 1 तारीख को जो पहले 6 रुपीज 85 पैसे दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब ये ड्यू डेट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ऑल्ट F2 1/4 से लेके 30/4, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है 136.99, 136.99 कैलकुलेट हुआ पर मंथ, एक महीने का इंटरेस्ट। लेकिन कब से कैलकुलेट हो रहा है आप नीचे देख सकते हैं, ये 50,000 के ऊपर कैलकुलेट हुआ है 11th ऑफ अप्रैल से लेके 30th ऑफ अप्रैल, मतलब 20 डेज के लिए कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। जो हमारा अमाउंट था, बैलेंस अमाउंट, उसके ऊपर 11 अप्रैल से, क्योंकि 10 दिन का हमारा ड्यू डेट था, तो 10 दिन के बाद 11 अप्रैल से इसने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू किया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, किस तरीके से देख सकते हैं ये हमने देख लिया। अब हम कुछ ट्रांजेक्शंस करके देखेंगे कि ट्रांजेक्शंस में इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, या उसी लेजर को ऑल्टर कर लेते हैं, कुछ ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करके हमें क्या करना है, इसके बैलेंस हटा देते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं। और एक हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं सेल का, ठीक है। एक सेल की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। डेट है हमारा 1 अप्रैल, ठीक है। एपेक्स कंप्यूटर,
ठीक है, सेल्स लेजर एक बना लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, एक नेम ऑफ आइटम भी बना लेते हैं। और यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं जिससे नेगेटिव ना हो जाए। यहाँ पर 5 क्वांटिटी 15,000, ठीक है, ये हम सेल कर रहे हैं, 75,000 का हम सेल कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस, यहाँ पर भी ड्यू डेट हमने 10 डेज का रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई इंटरेस्ट का किस तरीके से आपको क्या चार्ज करना है, क्या इसका पैरामीटर सेट करना है, तो आप कर सकते हैं 5%, 365 डे ईयर, डेबिट बैलेंस ऑलवेज, ठीक है। नाउ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब अगर हम इसका इंटरेस्ट अमाउंट देखते हैं जाके, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऑल टिफ्टो 1/4 से लेके 30/4 के बीच में देखेंगे तो देखिए ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। 12 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल का दिखा रहा है, 19 डेज का 195.21। अब हम लोग आते हैं, बात ये करते हैं कि सपोज कीजिए कि एपेक्स कंप्यूटर आके हमसे कह रहे हैं, ठीक है, 11th ऑफ अप्रैल में आके या 10th ऑफ अप्रैल में आके हमसे कह रहे हैं कि जो भी हमारा ड्यू अमाउंट है वो मैं आपको टाइम पे नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ और दिन का मोहलत चाहिए। हमने कहा ठीक है, 5 डेज का एक्स्ट्रा आपको मोहलत देते हैं कि 5 दिन एक्स्ट्रा आप ले लो और 5 दिन के बाद आप क्या करना कि इसको पेमेंट कर देना। तो अब हमने जो 5 डेज का एक्स्ट्रा अलाउ किया उनको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डे बुक में सेल्स लेजर में जाएंगे और सेल्स लेजर में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटर करके न्यू रेफरेंस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑलवेज के जगह पे पास्ट ड्यू डेट ले लेंगे, ठीक है। पास्ट ड्यू डेट में हमने क्या किया, 5 डेज का एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होगा, ना कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, क्योंकि हमने पहले बताया था कि पास्ट ड्यू डेट का ऑप्शन जो होता है उसके साथ डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके अब आगे जितने भी दिन का होगा उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। अब अगर हम फिर से इंटरेस्ट अमाउंट जाके देखेंगे, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो इसमें देखिए फिर से मैं देख लेता हूँ 30 अप्रैल तक कितना इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज हो रहा है, 143 का। अब देखिए ये 17 अप्रैल से कैलकुलेट होना शुरू हो गया, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल, अगर 17 अप्रैल के बाद ये पेमेंट नहीं करते हैं तो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में देखिए 5% के हिसाब से 14 डेज का ये इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया कि जो जयप्रकाश ट्रेडर्स है उसने ये कंडीशन लगा दिया कि ठीक है आप नहीं पेमेंट कर पा रहे, कोई बात नहीं, हमने आपको ड्यू डेट भी एक्स्ट्रा में दे दिया, बट अगर आप टाइमली नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमने एक्स्ट्रा ड्यू डेट दिया है उसके बाद, ठीक है, पास ड्यू डेट के बाद 5 डेज हमने एक्स्ट्रा दिया था, अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका क्या होगा, 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आपका ये टर्म्स ऑफ कंडीशन एप्लीकेबल होगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप 25 अप्रैल के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं तो उस क्राइटेरिया में क्या होगा, आपके ऊपर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 365 डे ईयर के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस के ऊपर ऑलवेज, ठीक है। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, इस ड्यूरिंग पे आपका डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री पे जो भी आपका एंट्री ड्यू होगा स्पेसिफाइड उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा आपका, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, 5% का इंटरेस्ट रेट
रेट लगा 365 डे ईयर के अकॉर्डिंग, डेबिट बैलेंस के ऊपर फास्ट ड्यू डेट ले लिया 5 डेज एक्स्ट्रा, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे विद इन दैट टाइम। ठीक है, तो इसके लिए डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हो गया, फॉर्म में डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट कर लिए, बट हमने एक क्राइटेरिया और लगा दिया कि 25 तारीख के अंदर अंदर पे कर देते तो 5% इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, बट अगर उसके ऊपर अगर जा रहा है तो 8% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा ऑलवेज, और साथ में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। ठीक है, अब अगर हम इस क्राइटेरिया में इंटरेस्ट का अमाउंट देखते हैं और जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, फिर से देखते हैं 30/4 तक का इंटरेस्ट इनका कितना होता है 174, और ये कैलकुलेट कैसे होता है आप देख सकते हो। 75,000 का कैलकुलेशन हुआ 17 अप्रैल, जो 5 दिन का हमने ड्यू डेट दिया था उसके बाद से 25 अप्रैल, मतलब 9 दिन के लिए 5% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, उसके बाद से 30 अप्रैल तक 5 दिन के लिए 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे। सपोज हमने अब ये फाइनल मान लिया कि यही हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट है, और इसी के बेस पे हमें क्या करना है, हमें एंट्री करनी है, ट्रांजेक्शन्स करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम आते हैं हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में कौन से वाउचर्स को मैं सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं और जाके डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस कर लेते हैं। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ये हमने यस किया, और यस करने के बाद अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप एंड ऑल्टर करेंगे, क्योंकि डेटर्स है तो इसलिए डेबिट नोट पे हम चले जाते हैं। नेम ऑफ क्लास, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से वाउचर क्लास प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हमने यस किया। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट को कंपाउंडेड करना है, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है, दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल या कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अब सपोज कीजिए कि इनका पेमेंट 30 तारीख तक नहीं आया, तो 30 तारीख को हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे 30th of April, और डेबिट नोट। ठीक है, कंट्रोल F9 डेबिट नोट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पार्टी क्या हो गया एपेक्स कंप्यूटर। जैसे लेंगे एपेक्स कंप्यूटर, यहाँ पर बिल डिटेल आ गया JT-001 9 डेज के लिए। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर करेंगे एक लेजर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, इनडायरेक्ट हमारा इनकम है ये। ठीक है, अब 75,000 एपेक्स का बैलेंस सब देखिए 174.66 ये ऐड हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, सेव, एंड इसके बाद 30 अप्रैल को ही हमने क्या किया, इनसे पैसा भी मिल गया। ठीक है, तो एपेक्स कंप्यूटर रिसीव की एंट्री पास करेंगे, एपेक्स कंप्यूटर को हम यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। ठीक है, 75,174.66 अगेंस्ट रेफरेंस डेबिट करेंगे, एक बैंक लेजर बना लेते हैं, SBI बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने सेव कर लिया। तो एपेक्स हमने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा, किस तरीके से हम लोग एडवांस पैरामीटर की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन किस तरीके से हमें सेटिंग कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके, आई होप कि कोई डाउट है नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम फिर से क्या करेंगे, एपेक्स कंप्यूटर में जाएंगे और कुछ और चीजों के साथ हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड ऑल्टर्ड एपेक्स कंप्यूटर, और इसमें हम क्या करेंगे, अब आ रहा है फॉर अमाउंट्स एडेड ऑप्शन, ठीक है। ओके, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें क्या आ रहा है फॉर अमाउंट्स एडेड, ठीक है। अब इस ऑप्शन को एक बार हम लोग करके देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें किस तरीके बेनिफिट देता है टैली पे, ठीक है। इस ऑप्शन को हमने यस किया, ठीक है। सेम वही चीज रख लेते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर से हम लोग सेल की एंट्री करते हैं, ठीक है। सेल पे गए, एपेक्स कंप्यूटर, सेल्स, लैपटॉप, सपोज हमने 4 लैपटॉप कर लिया यहाँ पर, इनवॉइस रेफरेंस, यहाँ पर भी 10 डेज का हमने दे दिया, 1 मई के ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आ गया 5%, 365 डे ईयर, ठीक है। डेबिट बैलेंस, ऑलवेज, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ठीक है। ये हमने 1 मई को ट्रांजेक्शन्स कर दिया। अब देखिए क्या होगा, जब हम डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड रिसीवेबल ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल टू 1 मई के लिए एक दिन के लिए दिखा रहा है, यहाँ पर हम 1 मई करेंगे एंड 31 मई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 मई में हमारे आ गए ये बिल। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल 21 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। 60,000 रुपीज का हमारा अमाउंट था, जो कि हम 11 मई, ठीक है, को हम किए थे 10 डेज के लिए, और ये 31 मई 21 डेज के लिए दिखा रहा है। मतलब क्या है कि ये 11 मई, क्योंकि हमने 10 डेज का वहां पर दिया हुआ था ड्यू डेट, तो ये 11 मई को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमने क्योंकि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था एपेक्स कंप्यूटर में, इंटरेस्ट में हम फॉर अमाउंट्स एडेड इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अगर इस ऑप्शन को नो कर देंगे, नो करने के बाद अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसीवेबल एंड डेट ले लेंगे 1/5 से लेके 31/5, ठीक है। तो आप देखिए, अब 11 मई की जगह अब कौन सा काउंट हो रहा है, 12 मई। मतलब क्या हुआ, 10 दिन का जो हमारा टाइम था, 10 दिन का जो हमने ड्यू डेट दिया हुआ था, उसके बाद के डेट से ये क्या कर रहा है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। मतलब उस टाइम पे 21 डेज का कैलकुलेट कर रहा था। अगर उस ऑप्शन को यस कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन डेट एडिट कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन का ट्रांजेक्शन डेट है उस दिन को भी ये इंक्लूड कर लेगा। अगर उस ऑप्शन को नो करके रखते हैं, तो ये क्या करेगा, उस डेट को माइनस कर देगा, उसके बाद के डेट से ये क्या करेगा, 11 मई तक तो हमारा ड्यू डेट ही है, ठीक है। बट जैसे हम इस ऑप्शन को नो कर दिए, तो ये क्या किया, 12 मई से काउंट कर लिया। अदरवाइज अगर आप उस ऑप्शन को यस करेंगे, तो 11 मई को भी वो काउंट ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एडेड ऑप्शन से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये ऑप्शन? एनी डाउट इन दिस ऑप्शन?
ओके गुड। सो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा क्या डेटर्स और क्रेडिटर। डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ दोनों एक ही सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। डेटर्स के साथ भी जिस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्रेडिटर्स के साथ भी आप उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि सपोज हमने लोन लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक किसी जो लोन प्रोवाइडर हैं उनसे हम लोन लेते हैं और उनके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसके लिए हमने श्रीराम फाइनेंस के नाम से एक लेजर हम बना लेते हैं जो कि लोन प्रोवाइडर है। श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। ये हमारे अनसिक्योर्ड है, सपोज हमने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, किसी अनसिक्योर्ड जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोन ले रहे हैं। तो अगर हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेजर एंड क्रिएट फिर से कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। श्रीराम फाइनेंस, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन। अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपका मिस हो रहा है, छूट रहा है, प्लीज टेक्स्ट मी, तो मैं वहीं पर पॉज हो जाऊंगा, ठीक है। So Shriram Finance unsecured loans, it's a loans and liability for us. So here you have to activate interest calculation option. हमने इसको yes कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब जैसे एक्टिवेट करेंगे अगेन हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट्स एडेड और फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड। अगर आप इस ऑप्शन को यस करके रखेंगे तो जिस दिन से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन डेट को भी इंक्लूड करेगा। तो हम यहाँ पे इसको सपोज नो रखते हैं और हमने यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है इट्स 11% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस, अब क्वेश्चन ये आता है कि श्रीराम फाइनेंस क्रेडिटर्स है या अनसिक्योर्ड लोन्स है। बेसिकली क्रेडिटर्स एंड डेटर्स वो होते हैं जिनसे हम रेवेन्यू गुड्स परचेज और सेल करते हैं। आप इसको रख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में, ये कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है, बट बेसिकली हम लोग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का यूज जिनसे हम क्रेडिट में कोई भी गुड्स परचेज और सेल कर रहे हैं उस केस में होता है, क्योंकि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके, आप रख सकते हो इसके नाम के आगे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस भी रख सकते हो या श्रीराम फाइनेंस मैंने ऐसे रखा है तो नेम से कुछ इतना इसका इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ से लोन ले रहे हैं तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। सो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और हमने क्या किया इसमें एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने एक साल के लिए सपोज लोन लिया इनसे, ठीक है, एक साल के लिए लोन लिया है तो हमने एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमने रख लिया। ओके, नाउ वी कैन सेव इट। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं लोन रिसीव का, ठीक है, F6 क्रेडिट डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमने लिया है, श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट कर दिया, सपोज हमने 50,000 का लोन लिया हुआ है, ओके, एंड डेबिट इज SBI बैंक, ठीक है, इन्होंने चेक से पेमेंट किया होगा, हमने SBI बैंक में उसका अमाउंट को ले लिया, ओके।
इंस्ट्रूमेंट नंबर्स वगैरह देना चाहे देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे सेव कर ले रहे हैं। क्लियर है। 1 अप्रैल को हमने 50,000 का इंटरेस्ट लोन इनसे रिसीव हुआ है। अब अगर हम देखेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड नाउ क्योंकि हमने इसे अनसिक्योर्ड लोन में रखा तो ये रिसीवेबल और पेएबल में नहीं आएगा रिपोर्ट। रिसीवेबल पेएबल ओनली यूज फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमने अनसिक्योर्ड में रखा है तो इस वजह से इसे हमें लेजर से देखना पड़ेगा। हम लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद हम सबसे पहले करेंगे श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेट 1 अप्रैल टू, ये एक्चुअली डेट जो हमने लिया है वो 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल से लेके 1 मई तक का डेट दिखा रहा है। यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक ये 29 डेज का दिखा रहा है, 436.99 इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ये इंटरेस्ट को पे करने के लिए और किस तरीके से इसका हम अकाउंटिंग करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्रेडिट नोट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अकाउंट लेजर वाउचर टाइप एंड ऑल्टर। ठीक है, क्रेडिट नोट, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस एंड यस, दोनों ऑप्शन को यस के लिए बिकॉज इट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड सेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर कंट्रोल F8 interest calculation and date should be 1 अप्रैल, डेट है हमारा 30 अप्रैल। ठीक है, क्रेडिट श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा 436.99 एंड डेबिट शुड बी इंटरेस्ट पेड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमने पे कर दिया। ठीक, अब सपोज कीजिए हमारा जो ईएमआई बनता है, इन्होंने बैंक ने या जो भी हमारा लोन प्रोवाइडर इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया कि 3738 या 4738 के हिसाब से हमें लोन रीपे करना है। तो हम क्या करेंगे, F5 में जाएंगे, पेमेंट, श्रीराम फाइनेंस 30 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं 4738 सपोज, ये हमने एज्यूम कर लिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। क्रेडिट एंड डेबिट श्रीराम फाइनेंस एंड एसबीआई बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। तो देखिए हमने हमारा जो पहले मंथ का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो कितना था, हमारा डे बुक में अगर हम जाके देखें तो 436.99 ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था। ठीक है, एंड हमने 4738 ये हमने पे कर दिया। अब अगर हम लोग मई मंथ में जाके अगर हम लोग मई मंथ की इंटरेस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो अगेन कंट्रोल F8 इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेट ले लेंगे 31 मई। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, अब देखिए इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। जितना हम मंथ में हम ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे उतना इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कम होता जाएगा। एंड इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अब हम फिर से पेमेंट में जाएंगे और जो भी इनका अमाउंट था वो अमाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने लोन लिया हुआ है कहीं से तो उसके ऊपर इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं।
ओके, क्लियर है ये पॉइंट? अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, मंथ वाइज मंथ हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे एंड जो भी उसका टोटल ईएमआई अमाउंट बनेगा उसको हम लोग पेमेंट वाउचर से पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन बैंक। बैंक अकाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जब हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होता है, बट टैली में एक फीचर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बैंक है जिसमें आपको इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो उसके लिए आप किस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए काफी इंटरेस्टिंग है ये अकाउंट इन्फो, लेजर एंड ऑल्टर। सबसे पहले ऑल्टर करेंगे बैंक लेजर को। ठीक है, बैंक लेजर में जैसे हम इसको ऑल्टर करेंगे यहाँ पर आएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन को हमने यस किया। अब यहाँ पर आएगा बैंक रिकंसिलिएशन डेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन, इंटरेस्ट किस बेस पे कैलकुलेट होगा, तो बैंक रिकंसिलिएशन डेट या वाउचर डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो रिकंसिलिएशन डेट होता है उसी के अकॉर्डिंग बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, एंड हम ये मान लेते हैं कि बैंक हमें 5% का इंटरेस्ट दे रहा है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, डेबिट बैलेंस। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक, ओके। ये सेट होने के बाद ये सेट कर दिया मैं, फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं। बैंक ऑल्टर करेंगे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हमने यस किया। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन डेट ये ऑप्शन पे आ गए एंड यहाँ पर हमने सेट किया 5% कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस। ठीक है, एंड सेव। अब ये सेव होने के बाद सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंकिंग ऑप्शन में जाते हैं, बैंकिंग में गए, बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन ओपन किया, एसबीआई बैंक। अब यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन डेट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली सारे कैश या चेक से है तो हम सेम डेट को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने बैंक रिकंसिलिएशन कर लिया, डेट डाल दिया एंड बैंक रिकंसिलिएशन हो गया आपका। अब इसके बाद बीआरएस करने के बाद हम फिर से जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड लेजर। लेजर में हम क्या करेंगे, एसबीआई बैंक सिलेक्ट करेंगे। एसबीआई बैंक सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को अगर आपको देखना है तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए कई यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ गए हैं। ठीक है, 30 अप्रैल के डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, पेमेंट हुआ है इतना अमाउंट का, डेट 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। तो इसमें देखिए यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं आपके। ठीक है, 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आया और इतना अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट हुआ। ठीक है, किस तरीके से ये रिपोर्ट आया, कहां से गया हमने, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना है, बैंकिंग में जाके हमने क्या किया, बैंक रिकंसिलिएशन कर लिया। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे डिस्प्ले में,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर। यहाँ पर हम ले लेंगे एसबीआई बैंक। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का सारे एंट्री दिखा रहा है और किस अमाउंट के ऊपर क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल है ये आपको दिखा रहा है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट एक बार में आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो पूरे 1 साल में 5715.22 ये इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। अगर आपके बैंक साल में एक बार इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है तो आप ईयरली इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईयरली रिकॉर्डिंग ही करेंगे। 5715.22 आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। आप क्या करेंगे, सीधा आएंगे वाउचर पे, ठीक है, कंट्रोल F9, डेबिट वाउचर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, F2 में 31 मार्च, ठीक है, डेबिट एसबीआई बैंक अकाउंट। देखिए ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अमाउंट आ गया आपके पास, ठीक है, एंड क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री आपका कंप्लीटेड। आपके बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट आपका डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, कैश बैंक बुक, और बैंक बुक में एसबीआई बैंक में जाके अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरे ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन है, साथ में आपका ये फरवरी में मार्च में इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, इसका भी ट्रांजैक्शन आपको बैंक अकाउंट में शो हो गया, आपके बैंक बैलेंस उतना अमाउंट से बढ़ गया। तो बेसिकली ये था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कंसेप्ट टैली के अंदर। हम इस तरीके से टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कर सकते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स के साथ या फिर बैंक अकाउंट के साथ। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी अगर पूछना है आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज हम लोग वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट है पूछना है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस सेशन। काइंडली रिपीट कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट। क्या रिपीट करना है इसमें, कौन से पार्ट में आप चाह रहे हैं कि रिपीट करें? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो कंपाउंडेड होते चला जाएगा। जैसे क्या होता है कि वो मेन अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है, ऐड होने के साथ साथ वो कैलकुलेट नेक्स्ट इंटरेस्ट के लिए करेगा, नेक्स्ट जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे इसके साथ। बाकी उसका नॉर्मल बेसिकली कोई फीचर नहीं है, वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पे ही आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लोन का मैं बताया था ना, तो उसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये श्रीराम फाइनेंस, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम ये तो हमने पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट ना करते हैं एंड देन अगेन इसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता वो। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस सेशन। ओके।